हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे कन्फेशन। हम एडमिशन कर रहे थे, हमने उसको केसेस के साथ समझा था। आज से हमारा स्टार्ट होगा कन्फेशन। तो कन्फेशन हम काफी कुछ लिंक करके पढ़ेंगे। कन्फेशन सिर्फ एक सेक्शन तक लिमिटेड नहीं होगा। यस, तो पहले एज यूजुअल हम बैराक्ट की रीडिंग करेंगे। कन्फेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें से कुछ एडमिशंस होंगी और उसमें से कुछ कन्फेशन होगा। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट्स कन्फेशन नहीं होते हैं, पर सारे कन्फेशन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं एंड सारे कन्फेशन एडमिशन हो सकते हैं। बट सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं हो सकते, सारे स्टेटमेंट्स कन्फेशन नहीं हो सकते। ये मैं आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट्स एडमिशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब आइए, आप कन्फेशन क्या है, होता क्या है एक्चुअली। कन्फेशन आप सबको पता होगा वैसे कि बेसिकली हम जब भी कुछ कन्फेस करते हैं, हम अपने लिए जो हमारे लिए अगेंस्ट हो, उसको हम जो कन्फेस करते हैं, जो चांसेस होती है जो कि हमें उसके लिए लाइबल कर दिया जा सकता है, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कन्फेशन होते हैं। बेसिकली ये एक इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं, जो अपने अगेंस्ट जाता हो, वो स्टेटमेंट्स। ठीक है, a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, ये coercion है, or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. पहले हम इतना ही पढ़ते हैं, जैसे पहले क्या था ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में ये तीनों जो है अलग अलग सेक्शंस में थे। अब इसको कंबाइन कर दिया गया है एक ही सेक्शन में, सेक्शन 22, जो आपका कन्फेशन के बारे में बात करता है। तो बेसिकली इसमें कौन से एडमिशन इररिलेवेंट हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कौन सा कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। देखो, सारे कन्फेशन रेलेवेंट होते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जब कन्फेशन इररिलेवेंट माने जाते हैं। जब कन्फेशन इररिलेवेंट माने जाते हैं, वो कौन कौन से आपके पॉइंट्स हो गए, एक बार देखिए। अ कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन, पहले बात तो कोई भी कन्फेस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूज्ड पर्सन ही कन्फेस करे, इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ द मेकिंग ऑफ द confession appears to the court have been caused by any inducement, threat, coercion, this is coercion, और promise। किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो ये सब रिलेटेड हो इन रेफरेंस टू द चार्ज, in reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। अब इसको समझते हैं। कन्फेशन बेसिकली अक्यूज्ड पर्सन दे रहा है, कन्फेशन बेसिकली अक्यूज्ड पर्सन दे रहा है, वो कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है। ये रेलेवेंट है तब तक जब तक किसी का दबाव ना हो उस पे, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो उस पे, किसी तरह का उसको कुछ ऐसा आप कह सकते हैं ना दिया गया हो कि भाई अगर तुम कन्फेस कर देते हो तो मैं तुम्हें जेल में अच्छी फैसिलिटी दूंगा, या कुछ भी आपको अगर वो लालच दे रहा है इन रेफरेंस टू कि आप कन्फेस कर दे, वो आपको एक तरह से प्रेशराइज कर रहा है कि आप कन्फेस कर दे, तो उस केसेस में जो कन्फेशन है वो इररिलेवेंट है।
उस केस में जो कन्फेशन है वो टोटली इररिलेवेंट है। अब जो देखने वाला पॉइंट है वो ये है, जो एग्जाम्पल्स हम मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगा, कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है वो बोल देगा आपको कि भाई तुम कन्फेस कर दो नहीं तो तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लेंगे, या तुम कन्फेस कर दो ये तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कन्फेशन रिलेवेंट होंगे कि नहीं होंगे, या वो इस सेक्शन 22 से स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपका इस सेंटेंस से बताता है। दैट मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज, भाई कन्फेस कर रहा है तो उसको कोई ना कोई फायदा हो, और अवॉइड एनी इविल, या जो कोई नुकसान होने वाला हो उससे वो बच रहा हो, ऑफ अ टेम्पोरल नेचर in reference to the proceedings against him. It means अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है बी से, बी जो है हमारा अक्यूज्ड है, ठीक है, कि तुम कन्फेस कर दो नहीं तो तुम्हारे बच्चा जो सी है उसको किडनैप कर देंगे, ऐसे में जो कन्फेशन होता है वो सेक्शन 22 से स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इंड्यूसमेंट हुआ है, ये जो इंड्यूसमेंट या थ्रेट हुआ है, डराया है उसने, वो टेम्पोरल नेचर का नहीं है इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, उसके प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस में अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा, बट उसी केस में अगर ये बताता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि भाई तुम कन्फेस कर लो, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा या तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा, और वो बंदा कन्फेस कर लेता है, तो ऐसा कन्फेशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो इररिलेवेंट होगा। अब एक और चीज, जैसे एक आदमी है वो चर्च गया और उसका फादर उसको बोलता है कि जो चर्च में फादर होते हैं कि आप कन्फेस कर लो, नहीं तो आपको भगवान माफ नहीं करेगा, आपको मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, पंडित जी बोलते हैं मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे दबाव में अगर वो कन्फेस करता है तो वो रेलेवेंट होगा, वो इररिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कन्फेशन है उसके प्रोसीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ वही कन्फेशन जो कोर्जन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट के वजह से दिया जा रहा हो, जो आपको किसी भी तरह से बेनिफिट कर रहा है फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड, ठीक है। अब इसके प्रोवाइजोस देख लीजिए आप। प्रोवाइडेड दैट if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has in the opinion of court been fully removed, it is relevant। अगर पहले तो फॉर एग्जाम्पल उसने किसी दबाव में कन्फेशन दे दिया, वो इररिलेवेंट है, बट उसका फॉर एग्जाम्पल द्वारा गवाही हो रही है और उसमें वो बोलता है, वो द्वारा कन्फेस करता है और कोर्ट को ये लगता है अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन कुछ नहीं है, फिर भी वो कन्फेस कर रहा है, उस केस में वही कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he needed not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession that evidence of it might be given against him। इसको एक बार और पढ़िए अच्छे से। सो जस्ट बिकॉज कोई भी कन्फेशन रेलेवेंट है, वो सिर्फ इसलिए इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी थी, कि भाई प्रॉमिस था कि तुम किसी को नहीं बताओगे, ऐसा इस रीजन से जस्ट बिकॉज ऐसा कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा। सेकेंडली,
सेकेंडली क्या प्रोवाइजो है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द accused person. So in consequence of deception practiced मतलब कोई भी तरीके से अगर हम अक्यूज्ड को गुमराह करते हैं या कोई ट्रिक लगाते हैं जिसकी वजह से वो कन्फेस कर दें, तो ऐसा कन्फेशन भी इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज कि उसको गलत तरीके से हमने या झूठ बोल के हमने उसका कन्फेशन लिया है। जैसे कि एग्जांपल कर लीजिए कि पुलिस उनको जो एक्यूज्ड है उसको धमकाता है कि मेरे पास तुम्हारी तरफ पुख्ता सबूत है, या अब तुम अपना कन्फेशन कन्फेस कर लो नहीं तो मैं एविडेंस दे दूंगा। अब ऐसे करके बेशक उसके पास कोई एविडेंस ना हो, अगर वो ये बोलता है और आदमी डर के अपना कन्फेशन कर देता है तो ऐसा कन्फेशन भी कन्फेशन माना जाएगा। बस इसमें ये देखना है कि कोई भी कन्फेशन जो है किसी भी दबाव में हो, थ्रेट, कोर्जन, इंड्यूसमेंट, ये जो हमने भी पढ़े थे, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट ऐसे कन्फेशन में ना हो, बट कोई भी ट्रिक लगा के किसी भी तरीके से आप कोई कन्फेशन निकाल लेते हैं तो वो कन्फेशन भी रेलेवेंट माना जाएगा, वो कन्फेशन भी रेलेवेंट माना जाएगा। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी, इधर विजिबल होगा, हाँ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ। स्टेट ऑफ यूपी, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, वर्सेस सॉरी देवमन उपाध्याय। इसमें बेसिकली इसमें जजमेंट यही आया था कि जस्ट बिकॉज कि आपने किसी ट्रिक से कोई भी कन्फेशन लिया है, जस्ट बिकॉज इसलिए वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा। अगर कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है और उसमें किसी भी की तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोर्जन नहीं है तो ऐसा कन्फेशन आपका रिलेवेंट होगा। ठीक है, इस जो आपका केस लॉ है इसमें ऐसा बोला गया था। ओके, अब आगे आ जाते हैं दोबारा। एक तो हो गया प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, भाई सीक्रेट रखने का प्रॉमिस था और बता दिया, कन्फेस कर दिया। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस मतलब किसी भी डिसेप्शन मतलब किसी भी तरह का उस पर ट्रिक करके उसका कन्फेशन ले लिया। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, और व्हेन ही वाज ड्रंक, या वो ड्रंक था, वॉलंटरी इनवॉलंटरी डजंट मैटर, अगर वो ड्रंक था एंड वो कन्फेशन करता है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। और बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन फॉर्म में उससे कुछ पूछा गया, उसमें उसने हाँ बोल दिया हो या अपना कन्फेशन किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया हो, अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया हो, तो which he need not have answered whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession that evidence of it might be given against him. अब क्या होता है, जब भी कन्फेशन हम देते हैं, जब भी हम कन्फेशन लेते हैं तो हम उस पर्सन को, उस अक्यूज्ड पर्सन को वार्न करते हैं कि तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन देने के लिए, आपके ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, कोर्जन तो नहीं है और आप बाउंड नहीं हो। अगर आप कन्फेशन नहीं देते हो स्टिल आपको पुलिस कस्टडी में द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इस तरह का हम वार्निंग देते हैं, इस तरह का मजिस्ट्रेट वार्निंग देता है। किसी भी रीजन से अगर ये वार्निंग देना वो भूल जाते हैं, ऐसे केस में जो अगर वो कन्फेशन दे रहे हैं तो वो भी रेलेवेंट माना जाएगा, इसके बाद 2-3 सेक्शन जो है इसी से रिलेवेंट है, उसको करके हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा भाई, पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन कन्फेशन नहीं होता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, पुलिस से डर के कन्फेस कर देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। बाद में मुकर जाते हैं। जब वो बाद में मुकर जाते हैं उसको कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन। एक बार कन्फेशन देके दोबारा, एक बार कन्फेशन दे दिया आपने और दोबारा जब आपका ट्रायल हो रहा है या कुछ आपको कहीं पे स्टेटमेंट देना है, आप उससे मुकर जाते हैं या आपका जो कन्फेशन है वो किसी भी वे में थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में उसको कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब क्वेश्चन ये है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो है माना जाता है कि नहीं माना जाता है? तो नॉर्मली क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में पुलिस के डर से, दबाव से या जैसे भी हो कन्फेस तो कर लेते हैं, बट बाद में ऐसा कहा जाता है कि भाई एडवोकेट्स उनको बता देते हैं या बाकी लोग प्रेशराइज कर देते हैं, तो वो मुकर जाते हैं। वो मुकर जाते हैं, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो ऐसे केसेस में कौन-सा कन्फेशन माना जाएगा? पुराना वाला कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ऐसे केसेस में जो जुडिशरी होती है, जजेस होते हैं, वो अपना प्रूडेंस माइंड यूज़ करते हैं और वो देखते हैं कि क्या रीज़न है उनका मुकर जाने का? क्या रीज़न है उनका मुकर जाने का? कितना रिलेवेंसी है? सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स देखे जाते हैं। अगर सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो भी आपका एक्यूज़्ड है वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड अभी आगे पढ़ेंगे कुछ है, एविडेंसेस अगर कोरिलेट कर रहे हैं उस तरीके से, तो जनरली वो कन्फेशन माना जाता है जो पहले दिया हो। वो जनरली कन्फेशन माना जाता है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे बी ना माना जाए। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे और जुडिशरी के प्रूडेंस माइंड पे कि वो क्या मानते हैं। सो बेसिकली नो कन्फेशन made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। अगर पुलिस ऑफिसर के पास वो जाके कोई कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ऑल्दो उसको एक एफआईआर की तरह नोट कर दिया जाएगा एंड उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा, बाद में वही स्टेटमेंट अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने भी देता है तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। बट जस्ट बिकॉज़ वो जाके पुलिस को बोल देता है कि मैंने मारा है, इस पे उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। Then no confession made by any person while he is in the custody of a police officer, unless it is made in the immediate presence of a magistrate, shall be proved against him। अब जो कन्फेशन है दो तरीका का होता है, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बेसिकली जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया हो, मतलब जुडिशरी में नहीं दिया गया हो, जज के सामने नहीं दिया गया हो, किसी भी डॉक्टर के सामने दिया गया हो, किसी भी थर्ड पर्सन के सामने दिया गया हो, जो मे बी रिकॉर्ड किया गया हो, ना किया गया हो, तो वो होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने आप जुडिशरी में ट्रायल के प्रोसीडिंग के दौरान देते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान देते हैं, वो आपका जुडिशियल हो गया। और जो आप बाद में देते हैं या किसी और के सामने देते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। ठीक है? अब कौन-सा माना जाता है, कौन-सा नहीं माना जाता है, वो भी एक देखने वाली चीज़ होती है। अगर आप पुलिस के सामने कर रहे हैं, तो वो तो नहीं माना जाएगा, बट आप जुडिशियल कस्टडी में हैं, आप पुलिस कस्टडी में हैं, आप पुलिस कस्टडी में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अक्यूज़्ड हैं, आपने किसी को ए ने ए ने मर्डर किया है बी का और हाथापाई में इसको चोट लग गई है, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, बट ये अभी हॉस्पिटल में है। बाहर एक पुलिस खड़ी है और डॉक्टर से ये कन्फेस करता है तो ये पुलिस कस्टडी के अंदर माना गया है। तो पुलिस कस्टडी में अगर है वो, तो उसको कन्फेशन नहीं माना जाता है। बट बट अगर वो पुलिस कस्टडी में होके भी अगर मजिस्ट्रेट सामने है उसके, तो उसको कन्फेशन माना जाएगा, उसको कन्फेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे वो पुलिस यहाँ पे है, पुलिस कस्टडी में है, ये आपका हॉस्पिटल है, डॉक्टर के सामने वो कन्फेस करता है, बिना किसी भी डर के, दबाव के वो कन्फेस करता है, वो उस डेथ हो जाती है उस बंदे की, तो ऐसे टाइम पे ऐसा कन्फेशन डाइंग डिक्लेरेशन भी माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, बट कन्फेशन एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जरूर है, बट सिर्फ इस कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होता। बट एक डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं
कि ड्राइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शन हो जाए अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, एविडेंसेस ऐसे हैं तो, ठीक है। देन provided when any fact is deposed as to discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved. This means basically discovery of fact. इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ये प्रोवाइज हो गया डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अब आप पुलिस के पास गए, ए पुलिस के पास गया कि मैंने मर्डर किया था बी का, क्योंकि उसने मेरे पैसे नहीं चुकाए थे, मैंने उसको बहुत मांगा बट बी ने मुझे पैसे नहीं दिए, बी ने मुझे पैसे दिए नहीं और मैं गुस्से में मैंने चाकू से उसका गला काट दिया, मैंने चाकू से उसका गला काट दिया और वो चाकू उसके घर के लॉन में छुपा दिया, ठीक है, चाकू छुपा दिया, ऐसे करके उसने कन्फेशन दिया। अब उसने कन्फेशन जो दिया वो तो हमारा स्ट्राइक करेगा, सेक्शन, इस सेक्शन से स्ट्राइक कर जाएगा, इस सेक्शन से हमारा ये कन्फेशन स्ट्राइक कर जाएगा कि पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है, ठीक है। बट अगर पुलिस जाती है और देखती है कि लॉन में एक चाकू छुपाया गया है और वो चाकू मर्डर वेपन है, वो चाकू मर्डर वेपन है, तो ऐसे केस में जो ये स्टेटमेंट होगा सिर्फ चाकू ढूंढने वाला, वो स्टेटमेंट आपका रेलेवेंट होगा जो पुलिस के सामने दी गई है, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, पूरा कन्फेशन रेलेवेंट हो या ना हो, बट डिस्कवरी, कोई भी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है उस अक्यूज पर्सन से जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ना हो सकती हो, ऐसे केस को में उसको रेलेवेंट माना जाएगा जो ऑर्डिनरी केस में ना होता हो। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्ड करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नॉर्मल नहीं लेंगे हम, केसेस का ही लेंगे, केसेस का एग्जाम्पल लेंगे, वो बेस्ट होता है आपका। तो केस है एक हमारा मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली इसमें केमिकल ड्रम्स थे बेसिकली इसमें, ठीक है। वो एक जगह पे पड़ा हुआ था, ओपन एरिया में पड़ा हुआ था, अक्यूज्ड उस केमिकल ड्रम्स के बारे में बताता है जो एक ओपन एरिया में पड़ा था, जो पब्लिक इजीली देख सकती थी, तो उसने इस केमिकल ड्रम्स के बारे में बताया, पुलिस गई, पुलिस ने देखा वहां पे पड़ी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल्दो पहले से पुलिस को नहीं पता था, मान लिया पहले से पुलिस को नहीं पता था केमिकल ड्रम्स के बारे में और उसको बताया अक्यूज्ड नहीं, बट क्या ये रेलेवेंट होगा? ये रेलेवेंट नहीं होगा। इस केस में बताया गया था कि जो ओपन एरिया में हो, जो इजीली एक्सेसिबल हो, कोई भी देख सकता है, किसी को भी पता चल सकता है, ऐसे जो डिस्कवरी फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और केस जानते हैं। उस केस में क्या था, बेसिकली उसमें मर्डर वेपन जो था वो एक पार्क में छुपाया गया था, पूरा डिटेल बताऊंगी उसमें, लेकिन डिफरेंस बता देती हूँ। वो एक पार्क में छुपाया गया था। अब पार्क जो है वो भी ओपन एरिया है, बट अब इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो उस केस में उसको माना गया था क्योंकि वो मिट्टी के अंदर छुपाई गई थी। अब पार्क है, बेशक ओपन एरिया है, पब्लिक प्लेस है, पर मिट्टी के अंदर क्या चीज है ये तो सिर्फ उसी बंदे को पता चल सकता है जो कि जिसने छुपाई हो। तो इस केस में ऑल्दो वो ओपन एरिया था, लेकिन ऐसे डिस्कवरी फैक्ट को रेलेवेंट माना गया था। केस का नाम है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नु नगेशिया
वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में बेसिकली क्या था, इस केस में जो अक्यूज्ड थी, जो अक्यूज्ड था उसकी बड़ी माँ थी, उसको वो बड़ी माँ बोलते था, मतलब मे बी होता है ना घर में ताऊ जी की जो वाइफ हो जाती हैं तो उनको बड़ी माँ बोलते हैं। तो बड़ी माँ थी, एक उनकी उनका बेटा दामाद था, बड़ी माँ थी, इनका इनकी बेटी थी, डॉटर थी, और इनका एक दामाद था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक प्रॉपर्टी, एक लैंड होती है जो वो अपने दामाद के नाम पे कर देती हैं, वो अपने दामाद के नाम पे कर देती हैं, जिससे ये जो ए है अग्नु, इसको गुस्सा आ जाता है और ये क्या करता है, ये मार देता है, ये सबको मार देता है। तो ये क्या करता है, ये सबको मार देता है, ये अपनी बड़ी माँ को भी मार देता है, बेटी को भी मार देता है और दामाद को भी मार देता है। और उसके बाद क्या करता है, वो एक चाकू से मारता है, एक नाइफ से मारता है। उसके बाद वो जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जाके वो कन्फेस करता है कि मैंने अपनी बड़ी माँ को, उनकी बेटी को और दामाद को मार दिया है, और मैंने चाकू छुपा दिया है, और मैंने चाकू छुपा दिया है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या ये है कि क्या उसका स्टेटमेंट कन्फेशन होगा या नहीं होगा। जो स्टेटमेंट है वो तो रेलेवेंट नहीं होगा, बट जो ये है कि जो मर्डर वेपन है वो उसने कहाँ छुपाया है, वहां से डिस्कवरी हुआ, और उसके बाद मर्डर वेपन जहां उसने छुपाया था, जैसा उसने बताया, पुलिस गई, उसको डिस्कवर हुआ, निकला वहां से, और उसके बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया और इन्वेस्टिगेशन चली। तो जो डिस्कवरी हुआ उस मर्डर वेपन का, वो पार्ट तो रेलेवेंट है, वो पार्ट रिलेवेंट रहेगा, बट जो उसने कन्फेस किया है वो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर के सामने इररिलेवेंट है, वो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर के सामने इररिलेवेंट है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वगैरह लगाते हैं, और दोबारा अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको दोबारा कन्फेस करता है तो रेलेवेंट माना जाएगा। तो ये था इसमें। एक लास्ट केस लॉ आज और डिस्कस करेंगे हम, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपका 1968 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, 1968 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें क्या था, बेसिकली जो अक्यूज्ड था वो 12th स्टैंडर्ड का था, तो क्लास 12th में वो पढ़ता था, साइंस स्ट्रीम से था। जो विक्टिम था वो आर्ट स्टूडेंट का था। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक विटनेस होता है। अच्छा, जब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है, तो वहां का लोकल या तो विटनेस हो, एक इंडिपेंडेंट विटनेस हो या लोकल विटनेस हो, उस विटनेस के सामने ही फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है, और उसका सिग्नेचर होता है कि हाँ, यहाँ पे इस जगह से इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू एक्यूज्ड स्टेटमेंट इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या था, जो एक अक्यूज्ड था उसको देखा गया बाय एक इंडिपेंडेंट विटनेस कि ये बंदा खून से लथपथ है, पूरे में खून से लथपथ है। तो ये पूछता है कि भाई, मतलब तुम ऐसा क्यों है, तुम पूरा खून से लथपथ क्यों हो। तो बोलता है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं खून से लथपथ हूँ। इसके हाथ में एक बुक्स होती हैं, इसके हाथ में कुछ बुक्स भी होती हैं, और सब पे खून होता है, और एक नाइफ होता है, तो सब पे खून होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपना सब कुछ धोता है, उधर ही एक नदी होती है, वहां वो धोता है। ये बंदा जाता है उस गांव के हेड के पास और बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक बंदे को देखा खून से लथपथ। उसके बाद देखा जाता है कि ये बैलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा है। फिर उससे पूछा जाता है तो ये बताता है कि एक बंदा था, मुझे ट्रेन में मिला, लाल मोहन शर्मा नाम था उनका, लाल मोहन नाम था उनका। वो उस आया, उसके हाथ उसके उसने किसी का मर्डर किया हुआ था, एक लड़का था उसके पास, और उसने मुझे डरा के वहीं पे बिठाया और उसका मतलब मर्डर कर दिया मेरे सामने उसका मर्डर कर दिया, और मेरे को वहीं पे डरा के बिठाया गेट के पास,
और बोला कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सब जगह से ट्रेन को लॉक कर लो। तो उसमें एक रोड भी ट्रेन का लॉक्ड था। उसके बाद क्या होता है, फिर ये बोलता है और विक्टिम कौन है ये मैं जानता नहीं, विक्टिम कौन है ये मैं जानता नहीं। तो ये पूरी स्टोरी थी। बाद में इसको पकड़ा जाता है। तो जो ब्लड स्टेन्स थे वो मैच हो जाता है विक्टिम से, वो विक्टिम से मैच हो जाता है। जो नाइफ है, मर्डर नाइफ होता है, वो भी उस पे स्टेन होता है, मैच हो जाता है और उसको माना जाता है कि वो ही मर्डर वेपन है, वही मर्डर वेपन है। एक पॉइंट। दूसरा, ऐसा बाद में पता चलता है कि लाल मोहन शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो ये कहानी भी इसकी झूठी साबित हो जाती है। तीसरा, जो विक्टिम है पता चलता है, जिसको उसने बोला था कि मैं तो जानता ही नहीं, विक्टिम को मैं जानता ही नहीं, ये विक्टिम इसी का बैचमेट होता है, इसी का बैचमेट होता है, सेम स्कूल के होते हैं वो। सिर्फ ये होता है कि जो आपका एक्यूज्ड था वो साइंस स्ट्रीम का होता है और जो विक्टिम है वो आर्ट स्ट्रीम का होता है, और दोनों साथ ही फुटबॉल खेलते थे, दोनों साथ ही फुटबॉल खेलते थे, और ये जानते हुए भी वो उसको छुपाता है कि मैं तो विक्टिम को जानता ही नहीं। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बनते हैं जिससे पता चलता है कि मर्डर उसी ने किया है, जिससे पता चलता है कि मर्डर उसी ने किया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बिहाफ पे। तो ऐसे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, ये सब उसके अगेंस्ट चले गए, ये सब उसके अगेंस्ट चले गए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने स्टेटमेंट जाना, जैसे उसने बोला कि हाँ मैं वहां पे प्रेजेंट था जब उसका मर्डर हुआ, तो ये एक उसका एडमिशन था कि उसके सामने मर्डर हुआ, एडमिशन है। अब उसने कुछ एक्सक्यूलेटरी स्टेटमेंट्स बोले कि भाई लाल मोहन शर्मा ने उसका मर्डर किया जबकि वो बंदा था ही नहीं एक्चुअली में। तो ये भी उसके अगेंस्ट गया कि भाई ऐसा कोई बंदा था नहीं, मर्डर तुम्हारे सामने हुआ, तुमने ये कबूला है, मतलब मर्डर तुम कर सकते हो। और जो स्टेन्स उसके पास मिली, जो स्टेन्स मिली, जो कि उसने बोला था भाई मुझे डराया मारा लाल मोहन शर्मा ने और इसकी वजह से वो मेरे खून है, वो एक्चुअल में उसके खून थे नहीं, वो तो विक्टिम के खून थे। तो इस तरीके से उसको रिलेट किया गया उसमें। ये आप इस केस ये देख सकते हो क्या एडमिशन माना गया और क्या एडमिशन नहीं माना गया, किसे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कहते हैं, किसे इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में सिर्फ कन्फेशन से रिलेटेड कि पहली बात तो कन्फेशन क्या है, कन्फेशन कब कब रेलिवेंट नहीं माना गया है, जब उस पर कोई किसी तरह का दबाव हो, इन्फ्लुएंस हो, इंड्यूसमेंट, थ्रेड, प्रॉमिस हो या किसी तरह का सीक्रेसी हो, ड्रंक हो, इन सब से उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। कन्फेशन तभी माना जाएगा अगर प्रॉमिस है, सीक्रेसी का, डिसेप्शन का, ड्रंक है। अगर वो अदरवाइज रेलेवेंट है तो वैसे भी रेलेवेंट माना जाएगा। अब पुलिस के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस कस्टडी में दिया गया हो कन्फेशन, वो भी रेलेवेंट नहीं है। तो इसमें आप ये देखेंगे आज कि क्या कब रेलेवेंट है कब नहीं है रेलेवेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।